हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 22। और इस पार्ट 22 में आज हम पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, रीअरेंजमेंट और कुछ क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पेज, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेज the number of ways of selecting 8 fruits selecting 8 fruits from a fruit basket which has 9 pieces which has 9 pieces each of mangoes apple banana ओके। आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं, सिलेक्ट करने हैं आपको 8 फ्रूट्स। एक बास्केट है आपके पास, फ्रूट बास्केट है, उसमें 9 पीसेज मैंगो हैं, 9 पीसेज एप्पल हैं और 9 पीस ही बनाना के हैं। उसमें से आपको 8 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। क्लियर? 8 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। तो आपसे नंबर ऑफ वेज पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम कर लेता हूं कि मैंने ए तो ले लिए हैं मैंगो, बी ले लिए हैं एप्पल और सी ले लिए हैं बनाना। ए एप्पल है, मैंगो है, बी एप्पल्स हैं और सी है बनानाज। राइट? इन सबका जो सम है वो कितना 8 आना चाहिए कि नहीं? या 8 से ज्यादा भी हो सकते, नहीं हो सकते। ओके, और हर एक के मेरे पास 9 पीस है। अब आप कहेंगे कि इस इक्वेशन को तो हम पार्टीशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, पर यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई बेटा कि ए के बारे में ये बोला गया है ए बी सी जो होने चाहिए वो 0 से, यहां पर 0 से ग्रेटर होने चाहिए ए बी सी, और साथ में 8 से लेस भी होने चाहिए, जबकि अपने पास 9 पीसेज भी हैं। अगर मैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन को सोल्व करने की बात करता आपसे कि ये इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है, राइट, तो मैं इसको वैसे भी कर सकता हूं और मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे करता हूं वो भी आप देख लेंगे इसमें। ओके, स्टार्ट विद, देखिए सबसे पहले ए मैंगोज हैं, बी एप्पल हैं और सी बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा करता हूं, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू होगा किसके? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, अब देखो किसमें, ए एप्पल, ये वाला जो है एप्पल को मैंगो को डिनोट करता है, तो 0 एप्पल लिए या फिर 1 एप्पल या फिर 2 एप्पल या फिर 3 एप्पल या फिर 4 एप्पल या फिर 5 या फिर 6 या फिर, सॉरी मैंगो की बात हो रही है, ये 7 और ये फिर 8। क्या आप इस बात को समझ पाए कि ऐसा ही टास्क इसमें भी लगेगा? इसमें भी यही टास्क लगेगा क्या कि 0 एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। फिर बनाना में भी यही टास्क लगेगा, या तो 0 एप्पल का सिलेक्शन या फिर 1 एप्पल का या 2 एप्पल या 3 एप्पल या ऐसे। राइट? तो इस चीज को मैंने 3 टाइम्स लिखने की बजाय इसी पे 3 पावर लगा दी। किसी को बुरा तो नहीं लगे? बिल्कुल किसी को बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम ही चीज को मैं 3 टाइम्स लिखूंगा तो दैट इज मल्टीप्लाई करके वो 3 पावर हो ही जाएगी। ओके, पुराना टास्क है इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन किसमें? ये देखिए यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही चल रहा है, कहां तक? x टू द पावर 8 तक। हाउ मेनी टर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? कितनी टर्म आपको देखने को मिली यहाँ पर? 9 टर्म है और 9 टर्म में आपको जीपी लगाना पड़ता है, आपको याद होगी ये बात। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन किसमें? इसमें। देखिए इसको लिखा बेटा हमने, जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्टली,
दिस इज a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म 9 दिख रही है सबको, अपॉन में 1 माइनस r। ओके, इसी चीज को बोला कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन किसमें? इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस के 3। क्लियर? ओके, ये 1 माइनस एक्स की पावर बेटा 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब आप इसमें समझ रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 कैसे ढूंढता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, इसमें देखिए जब मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा तो सबसे छोटी टर्म कौन सी आएगी? सबसे छोटी टर्म जो आएगी बेटा वो 1 आएगी। उसके बाद x की पावर 9 आएगा। x की पावर 9 कभी भी, x की पावर 9 जो होगा वो कभी भी x की पावर 8 दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं इसका एक्सपेंशन इस बार नहीं खोल रहा हूं। ओके, और इसमें देखिए इसका एक्सपेंशन थोड़ा लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। 1 प्लस दिस इज 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस, याद कराया था ये मैंने आपको, याद होगी ये बात। दिस इज 5c3x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझको x की पावर 8 चाहिए। जब यहां पर x की पावर 8 आएगा कहीं आगे जाके और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहीं पर लिख देता हूं, ये थोड़ा सा इधर है ना, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 8 का, तो x की पावर 8 की मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा वही तो देखना है एक्चुअल में। तो वो क्या रहा होगा ध्यान से देखना। जितनी x की पावर होती है उतना ही यहाँ पर आपका लोअर इंडेक्स होता है, तो निश्चित रूप से नीचे तो 8 ही रहा होगा, है कि नहीं। और न्यूमरेटर में क्या रहा होगा ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी 3 फिर प्लस 8 ऐसे ही आया होगा और -1। याद आई ये बात? क्या लिखवाया मैंने? n प्लस r माइनस 1 CR, ये लिखवा रखा है। तो 8 प्लस 3 कितने होता है बेटा? 11। 11 माइनस 1 यानी 10। दिस विल बी 10c2। 10c2 ओके, 10c2 10c2 बन जाएगा ये। 10c8 बनेगा एक्चुअल में, और 10c8 को ही 10c2 भी तो कहते हैं। तो 10c2 को क्या बोलते हैं? 10c2 को 45 बोलते हैं, सभी को पता होगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ओके, अगर यहां पर मैं फ्रूट्स को और बढ़ा दूं, सपोज कीजिए यहां पर मैं एक और चीज बढ़ा देता हूं, कुछ भी कोई नया फ्रूट दे देता हूं, तो यहां पर 4 हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर कितने ब्रैकेट्स बनेंगे? वो 4 ब्रैकेट बनेंगे। यहां पावर कितनी आएगी? 4 पावर आएगी। ओके, यहां पर भी ऐसे ही चलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ upper faces of 4 distinct dice can be 6. Okay, can be 6। ये क्वेश्चन देखो। अब पहले तो प्रैक्टिकली समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। आपके पास 4 डाइस है, कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि जो अपर फेस है, अपर फेस का सम जो है वो 6 के इक्वल है। कहने का मतलब इस तरीके की कोई प्रोग्राम कि भाई आपका यहां पर 1 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर भी 1 आया, ओके, और यहां पर आ गया 3। एक तो ये पैटर्न बना 1 1 1 3, या फिर ऐसा हो कि 1 हो, यहां पर 2 हो, 1 2 एक जगह 2 आ जाए, फिर यहां पर 2 आ जाए,
4 हो गए, और ये 1 और यहाँ पर 1, ऐसा भी चल जाएगा। और क्या बन सकता है, 3 टाइम्स 1 हो गया, यहाँ 2 टाइम्स 1 हो गया, और 2 2 4 1 5 6 हो गया। और कैसे 6 बन सकता है, और 6 बनाने का आई थिंक कोई तरीका नहीं है। एक बार 2 को यूज करें, 1 2 3 हो गए हैं, ये 3 हो गया है। यहाँ पर अगर मैंने 1 लिया तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये तो एज इट इज ये का यही पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, 1 3 1 1 लेता हूं तो वही बन जाएगा। तो दैट इज यहाँ पर तो इतने ही एज हैं, इस तरीके से ही बना सकता हूं। अब इनको देखो, ये तो मैंने कहा कि फर्स्ट डाई पर 1, सेकंड डाई पर 1, थर्ड पर 1 और फोर्थ पर 3। ऐसे ही इसको फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 2, थर्ड पर 2 और फोर्थ पर, जबकि ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट डाई पर 3 हो, फर्स्ट डाई पर 3 हो, सेकंड पर 1 हो, थर्ड पर ऐसा, ये भी बनेंगे। तो इन सब चीजों को अरेंज करके दिखा रहा हूं मैं। अरेंज, अब अरेंज कैसे करते हैं बेटा, पहले वाले का बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में कितना, अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3, और दूसरे वाले में कितना बनेगा बेटा, ये फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 अगेन। फैक्टोरियल 3 किसके लिए, 1 के लिए, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। फैक्टोरियल 2 किसके लिए, इन 2 के लिए, और 2 2 के लिए 2। तो ये तो बना 4 बना, और ये बना कितना बेटा, ये बनता है आपका 6। ओके, तो 4 + 6 यानी 10 तरीके से ऐसा हो सकता है। अब इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको कि मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे हम बताएंगे इस बात को। ओके, मल्टीनोमियल थ्योरम से देखिए 10 है, याद रखेंगे आप इस बात को। मल्टीनोमियल से कैसे पता चलेगा, हमने कहा ठीक है भाई 4 डाई हैं, तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा फर्स्ट डाई पर ए, सेकंड डाई पर बी, थर्ड पर सी और फोर्थ पर डी हो। सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए। a + b + c + d = 6। क्लियर। और यहां पर कंडीशन ये है कि a जो है वो 1 से ज्यादा, b 1 से ज्यादा, a b c तीनों ही है ना, a b c और d, ये 1 और 6, यानी अपर फेस पर भी, अपर पे भी कंडीशन है और लोअर पर भी। क्यों, क्योंकि 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते भाई, डाई पर जो आने वाली डिजिट है वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती। ओके, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ इन x⁻⁶ इन किस में, देखिए a के लिए बोल रहा हूं, पहली डाइज पर 1, 0 नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि 1 से कम आता नहीं ना बेटा। पहली डाई पर 1, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, डाई पर आ ही नहीं सकता ना। या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 4 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो। ओके, कितनी बार आ सकता है, यही ब्रैकेट बी के लिए आएगा, यही ब्रैकेट सी के लिए आएगा, यही ब्रैकेट डी के लिए आएगा। तो मैं 4 टाइम ये ब्रैकेट लिखने की बजाय मैंने पावर 4 कर दिया। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ इन किस में, इसमें। देखिए बेटा, यहां से पहले आप x कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा सा। x कॉमन लिया तो x⁴ हो गया, इनटू कौन बना 1 + x + x² लास्ट में कौन है x⁵ 2⁴। अब बेटा देखो यहां पर फिर समझने की बात है, x⁴ की मल्टीप्लाई इन सब में है या नहीं। जितनी भी टर्म आप लिखोगे उनमें सब में x⁴ की मल्टीप्लाई होगी, सही। और मैं चाहता हूं कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁶, तो मुझे अंदर से इसमें से तो बस x² ही चाहिए ना। ये जो ब्रैकेट है यहां से तो सिर्फ x² ही चाहिए, क्योंकि जब x² आया होगा तो x⁻⁶ अपने आप ही बना देगा ये। क्लियर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ, इसी को लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x² ही चाहिए बस मुझे, किसमें, इन किसमें। इसका फॉर्मूला जानते होंगे हम, a × 1 - x⁻, हाउ मेनी टर्म, 6 टर्म, अपॉन में 1 - x⁴ बोलिए सही क्या,
बिल्कुल सही। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इसमें देखिए ध्यान से, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। अब गौर से देख के बताइए आप कि जब मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा सबसे लोवेस्ट टर्म 1 रहेगी, तो क्या इसकी जो भी वे टर्म आएंगी, कितनी टर्म आएंगी इसमें, 5 टर्म आएंगी, उन 5 टर्म का मल्टीप्लाई मैं किसी से कर रहा हूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं। कोफिशिएंट ऑफ लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इन किसमें, इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 4 इंटू, ये लिख रहा हूं 1 प्लस 4c1 प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर एक्स है यहाँ पर प्लस 6c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ पाए? इसका मैंने एक्सपेंशन इसलिए नहीं खोला क्योंकि सब टर्म बेकार रहेंगी मेरे लिए, मेरे किसी भी फायदे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 6 बनेगी लोवेस्ट टर्म, उसमें मल्टीप्लाई किसी की भी करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा नहीं। ओके, इसलिए तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी मुझे एक्स स्क्वायर लाने के लिए, सिर्फ इसमें। ओके, सिर्फ इसमें। तो क्या होगा वो इक्वल टू, यहां पर लाइन खींच के बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5c2, 5c2 को 10 कहते हैं, और यही आपका आंसर। ये हमने पहले भी आपको 10 ही आया था, करके बताया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ऐसा ही। ओके, next question is, if a die rolled 3 times, then find number of ways, getting some 10। ओके, 3 डाइस हैं और 3 डाई पर आपको क्या करना है, 3 डाई पर आपको ये देखना है कि कितने तरीके से आप सम को 10 बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पहली डाई पर A, सेकंड डाई पर B और थर्ड डाई पर C इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 10 होना चाहिए। फर्स्ट डाई पर A हो, सेकंड डाई पर B हो और थर्ड डाई पर हो C, तो सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। साथ में ये भी कहूंगा कि 1 A B C A B C और ये जो है 6 से लेस होना चाहिए। क्लियर हुई बात? ओके, तो इसमें देखिए, इस बेस पे हमने कहा दिस इज नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं लिख के दिखाऊं क्या, कौन कौन से, कि भाई 1 1 से तो नहीं बनेगा, 1 2 3 हो गए, 7 हो गए ना, ये भी नहीं चलेगा। तो 1 3 से शुरू करना पड़ेगा आपको, 1 3 6 इस तरीके के रेशो आएंगे, मतलब ये 1 3 पहले पे 1 फिर 3 फिर 6 इस तरीके से, ऐसे ही 2 हो फिर 4 हो, यहाँ पर 2 और ये 4 हो, तो सम 10 तभी तो बनेगा। उन सबको लिख रहा हूं मैं। ओके, अब ये मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा ऐसे कि ऐसे कितने कितने बनेंगे, वो आप खुद से सोच लो एक बार, और फिर उन्हें अरेंज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें ऐसे देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन किसमें, यहां पर a की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1, 0 नहीं हो सकती, ध्यान देना। क्यों? इसकी वजह से 0 नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, चलो 4 भी लिखा, 5 भी लिखा, या फिर 6 भी हो सकती है। ऐसे कितने ब्रैकेट बने होंगे बेटा, ऐसे 3 ब्रैकेट बने होंगे। बी के लिए भी तो बनेगा ये, फिर सी के लिए भी यही बनेगा। इसको लिखा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन
यहां से x कॉमन आ रहा है, सभी को दिख रहा होगा। x कॉमन आया तो लिख दिया मैंने x इंटू यहां पर 3 पावर आई 1 प्लस एक्स प्लस ओके और टू द पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन इसमें देखिए x क्यूब। अब देखो x क्यूब तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों ना मैं x की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढ। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 सर्च करेंगे यहाँ पर केवल, और ये बना बेटा 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये लगाया जीपी। दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन किसमें देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। इसमें आगे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन, जब मैं ऐसे खोलूंगा तो दिस इज 1, फिर आएगा माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस और भी बहुत कुछ आएगा, पर वो मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पावर x की 12 पावर होगी, तो मुझे उससे क्या लेना, मेरे काम का नहीं है, तो मैंने वो लिखा नहीं। अब आप शौकीन हैं लिखने के तो लिख भी सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो लिख देंगे। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में आएगा 3x की पावर 12 और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स टू द पावर 18, पर मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि उसका काम नहीं है मेरे पास। 4c2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, कहां से मिलेगा x की पावर 7? देखो कहां से मिलेगा, जब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाले 1 की, इसमें x की पावर 7 में ही तब मिलेगा एक। तो देखो भाई 7 कहां से बनेगा, जब x की पावर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x की पावर 7 में कहीं आएगी, तो उस टाइम में लोअर इंडेक्स जो रहा होगा वो 7 होगा। अपर इंडेक्स के लिए क्या होता बताया मैंने, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1, और ये हो गया 7। ठीक है, और कहां से बनेगा x की पावर 7, जब इसकी मल्टीप्लाई में इसमें कर रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या बना होगा वो देखो जरा जल्दी से, -3 इंटू ये वाला 3, ओके, और ये 3c1 7, ये 9 हो गया, 9c2 और माइनस के 3 इंटू 3। 9c2 को कितना कहते हैं बेटा, 9c2 को बोलते हैं 9c2 हो जाएगा आपका 36 माइनस के 9, तो कितना आया 27। तो 27 केस ऐसे बनेंगे बेटा जब आप सम 10 ला सको। ओके, सम 10 लाने के लिए क्या बनेंगे, 27 केसेज बनेंगे। अब वो लिख के नहीं दिखाई जा सकते, आप ये बात तो समझ रहे होंगे। ठीक है, 27 केस कैसे लिख के दिखाऊं भाई, ओके। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज in how many ways can 3 person A B C having six 1 rupees coin 7 1 rupees coin 7 1 rupees coin और 8 1 rupees coin respectively donate 10 rupees collectively
ओके, ये 3 लोग हैं। एक ए है जिसके पास 6 1 रुपए के कॉइन है, बी है उसके पास 7 1 रुपीज के कॉइन है, और जो सी है उसके पास 8 रुपीज के 1 कॉइन है। ठीक बात। अब तीनों को कलेक्टिवली 10 रुपीज यानी 10 कॉइन आपको डोनेट कराने हैं। तो ऐसा बोला मैंने कि भाई पहले ने ए दिए, दूसरे ने बी, तीसरे ने सी, और मिलकर कितना हो जाना चाहिए 10। ठीक। अब यहां पर देखिए बात यह है कि ए बी सी के बारे में कंडीशन बस इतनी सी है कि ए जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, बट 6 से लेस रहना पड़ेगा, क्योंकि जब है ही नहीं तो देगा कहां से। ए के पास है कितने, फर्स्ट वाले के पास, फर्स्ट वाले ने जो दिए हैं वो ए दिए हैं। ठीक। अब फर्स्ट वाले के पास 6 ही रुपीज है, 6 कॉइन नहीं है, तो या तो वो देगा ही नहीं या फिर वो 6 ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। सिमिलरली बी की वैल्यू 7 से लेस रहेगी और सी की वैल्यू जो रहेगी वो 8 से लेस रहेगी। समझे या नहीं। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, किस में बेटा, इसमें लिख दूं। तो पहले वाले के लिए लिख रहा हूं बेटा, पहले वाले ने या तो कुछ भी नहीं दिया, या 1 दिया, या 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। ओके। दूसरे वाले ने या तो कुछ भी नहीं दिया, या दिया 1 2, सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तो क्यों, क्योंकि सबके पास अलग अलग पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ भी नहीं, या कुछ, या फिर कितना 8, ज्यादा से ज्यादा 8 कोई नहीं दे पाएगा। ओके। इक्वल टू होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना 10 इन, किसमें, ये जीपी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, तो लगाओ जीपी इसमें। 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना बेटा 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसमें लगाइए 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो सही क्या, 1 माइनस एक्स की पावर 1 1 1, कितनी पावर हो जाएगी 3। लिखता हूं ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं मैं। तो क्या बनेगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 7, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस के 3। क्लियर। ओके। इक्वल टू होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, किसमें, x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट किसमें, इसमें। देखो बेटा 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 आएगा, माइनस एक्स टू द पावर 8, माइनस एक्स टू द पावर 15, इसकी मल्टीप्लाई हो गई है, इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 ऐसे। ये पहले दो ब्रैकेट्स की मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाई, इसका एक्सपेंशन खोल देता हूँ। 1 प्लस दिस विल बी 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा इनफाइनाइट टर्म तक। सही। मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। ठीक है। तो देखिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ इनकी दोनों ब्रैकेट्स की, तो पहले तो आएगा 1। सही। उसके बाद x की पावर 7 यहां से बनेगा, माइनस x की पावर 7 भी बनेगा। छोटी छोटी पावर लिख रहा हूं मैं, है ना, पहले छोटी पावर, फिर x की पावर 8 भी बनेगा, x की पावर 9 भी बनेगा, बनेगा कि नहीं, और भी बनेंगे आगे अब, पर छोटी पावर बस यही रहेगी x की पावर 9। इसके बाद भी कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझे ये बात। ओके। और यह है बेटा 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस टोटल। आइए शुरू करते हैं। बराबर 1 की मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूँ जो x की 10 बने,
तो 10 वाले में ही कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो देखो उसके लिए लोअर इंडेक्स रहा होगा 10, ऊपर कितना रहा होगा? ऊपर रहा होगा 1 की मल्टीप्लाई कर रहा है ना इस वाले 1 की, तो कितना बना होगा बेटा? ऊपर 3 प्लस 10 माइनस 1, यहां पर लिखते हैं 3 प्लस 10 और माइनस 1। समझ आई बात? नेक्स्ट वन, फिर इस x की पावर 7 की किस में कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई? किसमें? x की पावर 3 वाले में। तो माइनस दिस विल बी, यहां पर लोअर इंडेक्स 3 रहा होगा उस टाइम, जो लोअर इंडेक्स रहा होगा वो आपका 3 रहा होगा, नहीं समझे? x की पावर 3 में करूंगा ना इसकी मल्टीप्लाई, तो ये 3 रहा होगा, और अपर इंडेक्स कितना हो गया होगा? 3, यहां पर ये 1 ही है ना, समझ गए होगा? 3 प्लस 3 माइनस 1। ओके, अब x की पावर 8 की किस में कर रहा होगा? x की पावर 2 वाले में। तो x की पावर 2 में लोअर इंडेक्स 2 रहा होगा, है कि नहीं? लोअर इंडेक्स क्या रहा होगा? 2। तो ये देखिए लोअर इंडेक्स 2 है, तो यहां से आया 2 n प्लस r माइनस 1, n कितना बेटा? 3 प्लस r 2 माइनस 1। ओके, अब x की पावर 9 में करेंगे, तो x की पावर 9 का क्या मतलब हुआ? x की पावर 9 का मतलब होगा यहाँ पर, तो ये बना होगा 3 प्लस 2 माइनस 1, किसमें? x की पावर 8 की जब मल्टीप्लाई किसमें की होगी? x की पावर 2 वाले में, यानी ये 4c2 ही रहा होगा, ऑब्वियसली वही है। और इसकी माइनस 1 की मल्टीप्लाई किसमें की होगी? 3c1 में। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे आप, ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 1 यानी 12। तो इसी को सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देता हूं, तो ये बना आपका बेटा 12c10, ओके, 12c10 माइनस ये बन जाएगा आपका 6 माइनस 1 यानी 5c3, और ये बन जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 2 यानी 5 माइनस 1 यानी 4c2, और माइनस के 3 3c1। 3c1 को 3 कहते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। दिस विल बी 10, ये आपका 6 और ये आपका 3, कितने हो गए? 19। और 12c2 को क्या कहते हैं बेटा? 12c2 यानी आपका 11 और ये 6, 66 और माइनस हो जाता है ये 10, ये 6 और ये 9, तो 19 शायद। ओके, 10, 6 और 3, 19 हो गया। तो कितना फाइनली आंसर आ जाता है आपका? 53, नहीं ये 40 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है बेटा? ये 7 हो जाएगा, और ये आएगा आपका 47। तो 47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेज करता हूं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मल्टीनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए और शीट दी जाएगी आपको, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो है डीरेंजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डीरेंजमेंट। नेक्स्ट वन इज डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट का मतलब समझ जाइए, बस बहुत ही छोटा सा काम रहेगा इसमें। डीरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा चीजों को ऐसे करना कि कोई भी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में ना रहे। जैसे आपको 3 चीजों को अरेंज करना है, राइट? उन 3 चीज, कोई भी 3 चीजें रखी हुई हैं आपके सामने। सपोज करो ए बी सी रखा हुआ, ए फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकंड प्लेस पे और सी थर्ड प्लेस पे। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना है, इसको अरेंज ऐसे करना है कि कोई भी अपनी मेन पोजीशन में ना रहे, कोई भी अपनी मेन पोजीशन में ना रहे, राइट? उसी को बोलते हैं डीरेंजमेंट। क्या बोला जाता है? डीरेंजमेंट। तो देखो बेटा ए बी सी है, अब आपको कोई भी एक भी अपनी पोजीशन में नहीं आना चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ बेटा? इस बात का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लिखें बी सी ए, एक पैटर्न तो ये बना, कोई भी अपनी मेन पोजीशन में नहीं होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं आप? और कोई चांस है आपके पास लिखने को? एक तो बी सी ए बन गया, और अपनी मेन पोजीशन में ना रहे, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। समझ रहे हैं? कोई भी अपनी मेन पोजीशन में, कोई भी एक की भी बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर। अच्छा, यहां पर लिखा सी, यहां पर सी लिख दिया, और यहां पर लिखा मैंने ए, और यहां पर लिखा बी। ओके, और इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं। अब देखो इस बात को हम कैसे कहते हैं कि एन चीजें जो हैं, डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको डी एन कहते हैं, राइट। इसके लिए जो फॉर्मूला है बेटा ये है फैक्टोरियल ऑफ एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब आप कहेंगे कि ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, पर ये पैटर्न है याद रखने के लिए बेटा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, ऐसे चलते जाएंगे, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। सही बात। अब इस चीज को आप यूं कह रहे होंगे कि दिस इज फैक्टोरियल ऑफ एन इंटू ई टू द पावर -1 है या नहीं। गौर से देख के बताओ, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद है आपको? याद नहीं होगा, 11th क्लास वालों को तो याद नहीं रहता। चलो ई की पावर एक्स का लिख देता हूं, ये एक्सपेंशन है बेटा, है ना, वैसे लिख दिया मैंने, हालांकि कोई नीड नहीं है इसके लिए। एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बनता चला जाएगा, ओके। तो इसी चीज को फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन ई भी कहते हैं, ओके। अब इस बात में आप ऐसे समझिए, कैसे समझेंगे इस बात को, कि अब मैंने तीन चीजों को, मुझे थ्री ऑब्जेक्ट को डीरेंज करना है, तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, कहां तक मुझको जाना पड़ेगा, 3 तक, ओके। तो यहां पर देखिए मैं 3 को कर देता हूं D3, ये लिख के दिखाया मैंने। D3 यानी 3 ऑब्जेक्ट को डीरेंज करना, वो फैक्टोरियल ऑफ 3 बने इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये बार बार लिखा जाएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, ऐसे लिखा जाता है। यहीं पर रुक गए। तो D3 इक्वल टू, ये तो दोनों कैंसिल होने ही है, हर बार होंगे, और इसको लिखा बेटा 3, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा 1, और ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 माइनस 1 कितने होते हैं, 2 ही होते हैं क्या, और यही 2 मैंने आपको लिख के दिखाया है, समझे आप, समझ में आई ये बात, ओके। अब यही फॉर्मूला लगा के आप किसी में भी कर सकते हैं, जैसे आपको 1 चीजों को आपको डीरेंज करना है, 1 को इरेज कर दो इसको, है ना, इरेज कर देता हूं। जैसे आपके पास 1 ऑब्जेक्ट है, आपके पास 1 ही ऑब्जेक्ट है केवल, और आपको इसको डीरेंज करना, सिर्फ ए है, बताओ अब ए को डीरेंज कैसे करोगे? एक भी पैटर्न नहीं होगा यार डीरेंज करने का, क्यों नहीं होगा डीरेंज करने का एक भी पैटर्न, क्योंकि एक ही है पर्टिकुलर अपनी पोजीशन पे आएगा ही। 2 के लिए देखो, 2 के लिए ए बी ये है, ए फर्स्ट पोजीशन पे, बी सेकंड पे, एक भी अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, तो बी ए हुआ बस, इसके अलावा बोलो कोई पैटर्न नहीं है। अच्छा फॉर्मूले से देखना जरा, फैक्टोरियल 2 B2 ही तो लिखना आपको, फैक्टोरियल 2 इंटू क्या, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहीं पर रुक जाएंगे। इसके लिए देखो ये तो कैंसिल होना ही है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 ही तो होता है। 3 के लिए भी आपको बताया मैंने। 4 के लिए बात करें तो D4 होता है, D4 अगर 4 ऑब्जेक्ट हो A B C D, और इनमें से आपको ऐसे अरेंज करना है, इनको ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी अपनी मेन पोजीशन पे ना रहे, तो कोई भी अपनी मेन पोजीशन पे ना रहे, D4 यानी 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 4, ये तो कैंसिल होना ही है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ओके, माइनस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ये तो 1 होता ही है, ओके। इसको कहते हैं 24 अपॉन 2 यानी 12 माइनस के दिस इज 4 एंड प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 4 यानी 9, यानी 4 ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 9 वेज से अरेंज कर सकता हूं कि कोई भी अपनी मेन पोजीशन में नहीं रहेगा, समझे ये बात। इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे आपको 4 लेटर है, जैसे आपको 4 लेटर अरेंज करने हैं और कोई भी अपने मेन एनवेलप में ना जाए, अपने वाले एनवेलप में ना जाए, या 4 बॉल आपको बॉक्स के अंदर डालनी है और वो बॉल, कोई भी एक बॉल अपने मेन कलर में ना आए, कोई भी एक बॉल अपने मेन कलर वाले बॉक्स में ना जाए, राइट। तो इसका मतलब डीरेंज ही तो करना है इनको, समझ में आई ये बात, ओके।
जैसे आप ऐसे समझिए कि डी रेंज का मतलब ये हुआ, डी रेंज का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे आपके पास एनवेलप 1 है, एनवेलप 2 है, एनवेलप 3, या फिर ये कहो कि बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, सही। और यहां पर अब आपको डी रेंज करना, 3 लेटर्स को डी रेंज करना है, यानी कोई भी लेटर अपनी मेन एनवेलप में ना जाए। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर लेटर 1 नहीं डाल सकते, यहां पर डाला आपने लेटर 2, यहां लेटर 1, यहां पर लेटर 3 डालना पड़ेगा, यहां पर लेटर 1, इसके बाद लेटर 3 यहां पर लिखा, यहां पर लेटर 2 डाल दिया इस वाले एनवेलप में, और लेटर 2 डालते ही फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एनवेलप 2 में लेटर 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर लेटर 1 डालना पड़ा, यहाँ पर लेटर 2। इनके अलावा वो तो कोई अरेंजमेंट है क्या आपके पास? नहीं, तो वो 2 ही वेज है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इतने लेटर हैं, उसमें डाल दिए, उसमें डाल दिए, तो कोई भी एक अपनी मेन पोजीशन पे ना जाए, समझिएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे डी अरेंजमेंट के। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये आपका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 balls of distinct color such that no ball put in its same color box। ओके, आपके पास उतने ही कलर के बॉल, जितने 5 कलर की बॉल हैं और 5 कलर के ही आपके पास बॉक्स हैं। ओके, अपने मेन कलर में नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी बॉल, एक भी बॉल उस कलर के बॉक्स में ना डाली जाए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा लेटर में भी बन जाता है। तो इसका मतलब 5 चीजों को ही तो आपको अरेंज करना है, तो 5 चीजों को डीरेंज करना है। इसका मतलब हुआ D5 फैक्टोरियल ऑफ 5 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहीं पर रुक गए, इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अपॉन ये फैक्टोरियल 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा इसलिए करूंगा ही नहीं, छोड़िए। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको बेटा 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आपका 20, और ये आ जाएगा आपका 5, और ये आ जाएगा 1। कितना हो गए 65 माइनस 21, दैट इज 44। ये आंसर हो जाता है। ओके, यानी इतने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज, ये 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये है 6 कार्ड एंड 6 envelope are numbered 1 2 3 4 5 6 and card are to be placed in envelope। एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एडवांस 2014 ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 कार्ड एंड 6 envelope, 6 कार्ड and 6 envelope, 6 envelope। Okay, 6 card and 6 envelope are numbered 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and cards are to be placed
अभी तक तो प्लेस करने की बात की है बेटा, तो 6 कार्ड 6 एनवेलप फैक्टोरियल 6 रेज से कर सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं हुई अभी तक। ओके, प्लेस इन एनवेलप, फिर so that each envelope contain each envelope contain exactly one card and no card is placed in the envelope and no card is placed in the right envelope। राइट एनवेलप का मतलब समझ गए होंगे आप, उसी नंबर का वो और उसी में, है ना, इन राइट एनवेलप एंड द कार्ड कार्ड नंबर 1 is always placed in envelope number 2। okay, then number of ways, then find number of ways। okay, number of ways। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ही नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं बची हुई है, स्पेस नहीं है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद मैं सॉल्यूशन को देखता हूं। तो सॉल्यूशन में देखिए अब कि क्वेश्चन ने बोला है कि कार्ड नंबर 1 जो है उसने पहले तो आपको 1 2 3 4 5 6 बोल दिए हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां पर बोला है सो दैट ईच एनवेलप कंटेन एग्जैक्टली 1 कार्ड। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में आप समझिए जरा एक बार, मैं यहाँ पर ये एनवेलप डाल रहा हूं बेटा, है ना, एनवेलप 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो मैंने कहा क्वेश्चन ने जैसे बोला कि कार्ड नंबर 1 जो है वो एनवेलप नंबर 2 में होना चाहिए, यानी यहां पर तो मुझको C1 रखना ही है, यहां पर मुझको C1 ही रखना है हर बार, ठीक है, ये हर बार रखना है मुझको। और अब मेरे पास कितने कार्ड बचे हुए हैं, 5 कार्ड बचे हुए हैं। तो 5 कार्ड में जो C2 कार्ड है, आपका जो कार्ड नंबर C2 है, एक तो सिचुएशन ये हुई बेटा कि मैं उसको यहां रख दूं C2 को, तो बाकी के मुझे 4 को ही तो अरेंज करना पड़ेगा, बाकी के मुझे 4 को अरेंज करना पड़ेगा केवल। अगर मैंने कार्ड नंबर C2 जो है वो यहां रख दिया, अगर मैंने कार्ड C2 यहां पर रखा तो मुझे बाकी के इन 4 को डीरेंज करना पड़ेगा बस, राइट। और एक बात ये हुई कि मैंने यहां नहीं रखा, इसको यहां नहीं रखा, तो मुझे इसका मतलब फिर 5 जो चीजें हैं, जो 5 हैं, उनको डीरेंज करना पड़ेगा। समझे ये बात समझ में आई। अब देखो एक तो बात ये हुई कि कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ वो जो 5 कार्ड बचे हुए हैं उनको डीरेंज कर देते हैं। सिर्फ 5 कार्ड डीरेंज करने में एक जगह दिक्कत आएगी। एक तो ये कि 5 कार्ड जो डीरेंज होंगे, जो 5 कार्ड देखो यहां पर 4 एनवेलप है और ये वो है 1 5, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि एक केस तो मैंने ये बनाया कि कार्ड में यहां पर C2 रख ही देता हूं, ओके। और दूसरा केस ये होगा बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर मैंने C1 रखना मजबूरी है, क्वेश्चन ने कहा है, पर और कोई मजबूरी नहीं है मेरी, ठीक है। तो इस वाली चीज में तो यहां पर मैं इस वाले केस में मैं D4 करूंगा, यानी इन 4 चीजों को डीरेंज करूंगा। D4 की वैल्यू आती है 9, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। और
यहां पर अब इस केस में मुझको सभी को डीरेंज करना है, तो इसको बोलते हैं D5। D5 यानी 5 के 5 को अरेंज करना है, तो यहां पर बन जाता है आपका ये 44। ओके, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बेटा? नंबर ऑफ वेज वो हो जाएंगे आपके 44 प्लस 9 दैट इज 53। ओके, ये 53 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। समझ पाए ये बात? अब यहां पर आप इस बात को जरूर एक बार सोचना कि यहां पर मैंने C2 को क्यों फिक्स किया है और यहां पर C2 को फिक्स क्यों नहीं किया। समझ गए? समझ में आती है ये बात? ओके, तो ये था अपने डीरेंजमेंट। अब आप शीट के क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छा मौका मिलेगा सोचने का। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, आई थिंक वो लास्ट क्लास होगी, और लास्ट क्लास में हम पूरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पूरा एनालिसिस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।